एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा। आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर में हम ऐसे मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे जो मॉडर्न तरीके से बनाए हुए मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल्स को हम यूज़ करके अपने बिल्डिंग को और ज़्यादा इफ़िशिएंट और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। बेसिकली उन सारे मटेरियल्स के बारे में हम इन सब्जेक्ट के अंदर में पढ़ेंगे। ये वीडियो बेसिकली वन शॉट रहने वाला है, यानी कि एक ही वीडियो में पूरे यूनिट को हम समझेंगे। तो ये यूनिट 1 का वीडियो रहने वाला है। इस सब्जेक्ट का जो कोड है BCE 052। ये आपके सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो आइए हम अपने सब्जेक्ट यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म यूनिक सीरीज के वेबसाइट पे सारे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी अदर ब्रांचेस से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप विजिट कर सकते हैं और इस कूपन कोड को यूज़ करके आप अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं। हमारे जो सिलेबस है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फ्लाई एश ब्रिक। यानी कि जो हम इससे पहले जो ब्रिक यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल ब्रिक, क्ले ब्रिक जिसे बोलते थे, जो मिट्टी से ब्रिक बनता था, उसके बाद जैसे डेवलपमेंट बढ़ी तो उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई, डेट इज कॉल्ड फ्लाई एश ब्रिक। यानी कि इस ब्रिक को फ्लाई एश जो राख होता है उसके मदद से बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि राख क्या एक बाई प्रोडक्ट होता है। कोई भी कोयला इंडस्ट्री का या भी कुछ भी जब हम जलाते हैं तो इंड में वो राख बचता है। जब कोल इंडस्ट्री में कोयला को बर्न करते हैं तो वहाँ पर राख बचता है। तो एक बाई प्रोडक्ट है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो अगर हम उसे किसी अच्छे काम के लिए, किसी अच्छे पर्पस के लिए यूटिलाइज कर पाए, रीयूज कर पाए, तो एक बहुत बेनिफिशियल थिंग हो जाता है। तो इसी को सॉल्यूशन करते हुए फ्लाई एश ब्रिक बनाया गया। ओके, तो आइए हम जानते हैं कि फ्लाई एश ब्रिक इज अ बिल्डिंग मटेरियल। स्पेशली फ्लाई एश ब्रिक एक बिल्डिंग मटेरियल है। ये देखिए, ये इस तरह का कुछ बिल्डिंग मटेरियल नॉर्मल ईट की तरह होता है, बल्कि नॉर्मल जो कन्वेंशनल ईट होता है उससे ज़्यादा इफेक्टिव, उससे ज़्यादा इफिशियंट होता है ये। ठीक है, इसमें मेन आपका जो कंपोजिशन होता है वो फ्लाई एश होता है। उसके बाद सीमेंट और या फिर लाइम को हम यूज़ करते हैं ताकि वो जो फ्लाई एश है उसको बाइंड कर सके, उसको एक सॉलिड फॉर्म दे सके। ठीक है, आप जानते हैं कि सीमेंट और लाइम एक बाइंडिंग मटेरियल है, तो फ्लाई एश को बाइंड करने के लिए हम सीमेंट का यूज़ करेंगे, साथ में जिप्सम का यूज़ करेंगे ताकि कुछ और इसमें खास एडिटिव मिला करके। फिर हम सैंड का यूज़ करेंगे ताकि इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर सके, और वाटर का यूज़ करेंगे ताकि हम एक पेस्ट का फॉर्म बना करके हम उसे मोल्डिंग कर सके। तो ये सारे मेन कंपोजिट्स है ऑफ फ्लाई एश ब्रिक। और इसमें सबसे सबसे जिसकी ज़्यादा रेशियो होती है, सबसे मेन जो होता है वो होता है फ्लाई एश। और फ्लाई एश आप जानते हैं कि एक बाई प्रोडक्ट है, कोल इंडस्ट्री बाई प्रोडक्ट है ये सब चीज़ों का। तो दिस ब्रिक आर मोल्डेड अंडर प्रेशर एंड क्यूर्ड। ये जब हम इसका पेस्ट बनाएंगे, जब इसको हम इसका रॉ मटेरियल से हम इसको मोल्ड में डालने के लिए तैयार कर लेंगे, तो हम इसको मोल्ड में प्रेशर के थ्रू या फिर क्यूरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें उस मटेरियल पे पानी का छिड़काव करते हुए उसको स्टीम करके या फिर वाटर के थ्रू हम क्यूर करते हैं, सुखाते हैं, स्ट्रेंथ गेन कराते हैं। तो उस प्रोसेस के थ्रू हम इसे फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे बीइंग फायर्ड। उसके जैसे कि नॉर्मल जो क्ले ब्रिक होता था उसको हम जला करके करते थे ना, तो इसमें इस फ्लाई ब्रिक को बर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। ठीक है, इसके हिसाब से इसमें फ्यूल भी बच जाती है। फ्लाई ब्रिक आर मेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे कि फ्लाई एश एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है। कोल इंडस्ट्री हो गया, पावर प्लांट हो गया, इंडियन रेलवे में भी कोयले का यूज़ होता है। तो सब जगह से ये बाई प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट है फ्लाई एश, और उसी का मेन यूज है इसमें, विच इज बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल पावर प्लांट। फ्लाई एश इज मिक्सड विथ सीमेंट। फ्लाई एश को सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं, वाटर के साथ एंड अदर मटेरियल। ठीक है, जैसे कि जिप्सम हो गया, सैंड हो गया, तो इसमें रिक्वायरमेंट के अनुसार मटेरियल को ऐड करते हुए चलते हैं, विच इज देन प्योर्ड इनटू द मोल्ड बैक्ड एंड टेम्परेचर टू क्रिएट ड्यूरेबल लाइट वेट ब्रिक। और इंड में आपको ड्यूरेबल एंड हल्का लाइट वेट ब्रिक मिल जाता है, क्योंकि फ्लाई एश भी लाइट वेट का ही होता है। तो अगर उसकी कंपोजिट ही लाइट वेट की है तो ओवरऑल उसकी वेट भी कम ही हो जाएगी।
तो ये था बेसिक डिफिनेशंस अबाउट फ्लाई एश ब्रिक। फ्लाई एश ब्रिक कहते किसे हैं। अब हम जानते हैं कि फ्लाई एश बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फ्लाई एश ब्रिक। ठीक है, तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले मेन जो होता है आपका फ्लाई एश होता है, एंड देन आपका सैंड या फिर स्टोन डस्ट हम वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए फिलर मटेरियल की तरह यूज करते हैं। उसके बाद आपको सीमेंट या फिर लाइम, सीमेंट या लाइम दोनों एक तरह का बाइंडिंग मटेरियल है। सीमेंट के थ्रू भी हम मटेरियल को बाइंड करते हैं, लाइम भी ट्रेडिशनल टाइम में यूज किया जाता है, अब मेनली सीमेंट का यूज किया जाता है। फिर आपका जिप्सम यूज करेंगे ताकि जो सिटिंग प्रोसेस हो, यानी कि जो हार्डनेस गेनिंग का टाइम वो कम हो जाए, जल्दी ये हार्ड हो जाए, और वाटर ताकि हम पेस्ट बना सकें। तो आइए जानते हैं कि फ्लाई एश, इसमें लगभग 60 से 70% जो फ्लाई एश ही होता है। ये काइंड ऑफ मेन कंपोनेंट है। इम्प्रूव वर्कबिलिटी इम्प्रूव इसी की वजह से होती है, और इन्वायरमेंटल वेस्ट भी कमता है, क्योंकि फ्लाई एश इन्वायरमेंटल वेस्ट है और उसको हम दोबारा से यूज कर रहे हैं एज अ मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंटल वेस्ट कमेगी ही। ठीक है, तो पहला क्लियर है। सेकेंड आपका स्टोन या फिर डस्ट, ठीक है, जो छोटा छोटा बालू, रेत जिसे बोलते हैं ना, तो उसका भी यूज करते हैं। ये अप्रोक्स 20 से 30% होता है। ये एक तरह का फिलर मटेरियल या फिर बल्क, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, बल्क प्रोवाइड करने के लिए एंड स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये इसका रोल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम सीमेंट या लाइम। ये लगभग 8 से 12% होता है। इसका मेन पर्पस होता है बाइंड करना। ये जो दोनों मटेरियल है आपका फ्लाई एश और सैंड, ये दोनों को बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट। हेल्प इन सिटिंग एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ये आपको सिटिंग हार्डनेस गेनिंग में हेल्प करेगा, और स्ट्रेंथ डेवलप करने में भी सीमेंट और लाइम हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका जिप्सम। जिप्सम जस्ट एक एडिटिव है। एडिटिव यानी कि कुछ खास प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए हम एडिटिव को मिलाते हैं, तो उसी के टाइप में से एक टाइप है जिप्सम, जो कि अप्रॉक्स 1 से 2% होता है। ये जो जिप्सम काम करता है, इसमें ये सिटिंग प्रोसेस को एक्सलेरेट करता है, यानी कि सिटिंग प्रोसेस को जल्दी कराता है। जैसे हम मोल्ड से निकाल करके इसे क्यूरिंग के लिए डालेंगे, तो अगर हम जिप्सम मिलाए रहेंगे तो क्यूरिंग उसमें जल्दी होगी, जल्दी वो हार्डनेस गेन कर लेगा, जल्दी वो अपना फुल स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। दैट्स वाई वी यूज जिप्सम इन द फ्लाई एश ब्रिक। एंड देन वाटर तो चाहिए ही, एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको यूज करते हैं, ताकि हाइड्रेशन एंड हेल्प टू मिक्सिंग बनाने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए, और हाइड्रेशन प्रोसेस को करने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। तो मेनली ये सारे कंपोनेंट है फ्लाई एश, सैंड, सीमेंट, जिप्सम एंड वाटर, जिसको हम एक पेस्ट बना करके एंड देन वी विल डेवलप अ फ्लाई एश ब्रिक। ठीक है, अब हम जो अगला हमारा इसके सब टॉपिक रहने वाला है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि फ्लाई एश ब्रिक को हम मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप बस इसे कहानी की तरह सुनते रहिए। इसमें सबसे पहला जो स्टेप 1 होता है, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे जो रॉ मटेरियल है, यानी कि ये सारे जो मटेरियल्स है, इसको हम करेंगे कलेक्ट करने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स। ठीक है, मिक्सिंग ऑल मटेरियल, जैसे कि फ्लाई एश हो गया, सैंड हो गया, लाइम हो गया एंड जिप्सम, ये सबको एक फिक्स प्रॉपर्टी में, फिक्स रेशियो में हम ये सबको मिक्स करेंगे। उसके बाद एंड देन आर मेजर्ड एंड वेटेड थ्रू पैन मिक्सर एंड कॉन्क्रीट मिक्सर, यानी कि हम ये सबको एक अच्छी क्वालिटी वाला पैन मिक्सर के थ्रू प्रोसेस करके मिक्स करेंगे। वाटर, उसके बाद वाटर मिलाएंगे, एंड स्लोली धीमे धीमे वाटर मिलाएंगे, ताकि एक सेमी वेट यूनिफॉर्म मिक्सर बन सके। ठीक है, एक सेमी वेट यानी कि बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं, ऐसा कि उसकी हम आकार, वॉल्यूम, शेप को चेंज कर सके, तो उसे बोलते हैं सेमी वेट यूनिफॉर्म मिक्सचर, यूनिफॉर्मली। ठीक है, उसका एम क्या होगा कि ताकि अचीव मिक्स डेट नाइबर, ना तो बहुत ज़्यादा सूखा और ना बहुत ज़्यादा गीला हो। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। ठीक है, अब हम मानते हैं कि स्टेप 1 हमारा कंप्लीट है, यानी कि हमने मिक्स बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोल्डिंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले आपका मिक्सिंग ऑल द मटेरियल, सेकेंड इज मोल्डिंग। ठीक है, मोल्डिंग या फिर ब्रिक प्रेसिंग भी इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, द मिक्स इज फिट इनटू ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक प्रेस। मोल्ड होता है बेसिकली एक, नॉर्मली मोल्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोल्ड में क्या करते हैं, मोल्ड एक शेप गेनर डिवाइस, शेप गेनर इक्विपमेंट होता है, उसमें हम उस पेस्ट को ला करके डाल देंगे, एंड देन वो थोड़ी देर बाद वो अपने आप, चूंकि उसमें हम सीमेंट यूज़ किए तो एक हार्डनेस गेन कर लेगा। तो यही होता है मोल्डिंग। ब्रिक आर shaped using steel mold under pressure around 100 to 120 बार। ठीक है, साइज ऑफ स्टैंडर्ड साइज जो फ्लाई एश ब्रिक का होता है वो होता है 230 mm इंटू 110 mm इंटू 20 mm। ये होता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्लाई एश ब्रिक।
एडवांटेजेस की बात करें तो मशीन प्रेस इंश्योर यूनिफॉर्म साइज एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब अगर हम मैकेनिकल प्रेस का यूज़ करते हैं तो आपको एक यूनिफॉर्म साइज देगा एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा। यहीं अगर मोल्ड का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी डिफरेंट हो सकता है, बट इफ़ इन केस ऑफ फ्लाई ब्रिक बहुत यूनिफॉर्म साइज मिलता है एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ ये चीज़ें मिलती है। तो स्टेप 1 में हमने मिक्सिंग किया, स्टेप 2 में हमने मोल्डिंग किया। अब मोल्ड हो जाने के बाद क्या करना होता है, हमें सुखाना होगा। तो स्टेप 3 में हम इसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे। हम इसके लिए या तो एयर ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं, हवा जो सनलाइट है उसके थ्रू ड्राई होगा, या फिर क्यूरिंग भी कर सकते हैं। फ्रेश ब्रिक आर केप्ट ऑन द वुडन प्लेट। फ्रेश ब्रिक को वुडन प्लेट पे हम करके एयर ड्राइंग कर सकते हैं। क्यूरिंग ट्रे लेफ्ट टू 24 आवर, 24 घंटे में लगभग ये अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो जब सुखा देने के बाद फिर हम करते हैं इसमें क्यूरिंग ब्रिक आर क्यूर्ड यूजिंग आइदर, ठीक है, वाटर क्यूरिंग कर सकते हैं क्यूरिंग के लिए, या फिर स्टीम क्यूरिंग कर सकते हैं। ये दो तरह का क्यूरिंग मेनली करते हैं। वाटर क्यूरिंग यानी कि पानी के अंदर इसको डुबा करके 7 से 14 दिन के लिए छोड़ देंगे। वहीं अगर स्टीम क्यूरिंग की बात करें तो इन चैम्बर विथ हॉट स्टीम, ठीक है, हॉट स्टीम के चैम्बर में इसे रखेंगे, ठीक है, एक्सलेटेड मेथड जिसे बोलते हैं। क्यूरिंग इज इसेंशियल, क्यूरिंग बहुत जरूरी है ताकि ये अपना फुल स्ट्रेंथ गेन कर सके एंड क्रैक्स को रोक सके, क्रैक डेवलप ना हो, इसलिए क्यूरिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैकिंग या फिर डिस्पैच आफ्टर क्यूरिंग। जो मोल्ड है, मोल्ड से इसको डिस्पैच करेंगे। ब्रिक आर ड्राइड सेव्ड फ्यू मोर डेज, ठीक है, उसके बाद कुछ दिन के लिए और छोड़ देंगे। देन दे आर स्टैक्ड एंड रेडी टू सेल एंड कंस्ट्रक्शन यूज। उसके बाद आपका बेचने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन यूज के लिए रेडी है। तो ये कुछ 5 स्टेप को फॉलो करके मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्लाई एश ब्रिक, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज की बात करें फ्लाई एश ब्रिक की, तो फ्लाई एश ब्रिक इको फ्रेंडली होता है। और इको फ्रेंडली क्यों होगा, क्योंकि इसमें हम वेस्ट मटेरियल को यूज कर रहे हैं। हम ऐसा कोई मटेरियल नहीं यूज कर रहे हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे फ्लाई एश ब्रिक है तो फ्लाई एश ब्रिक एक जस्ट अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री। उसको अगर हम कहीं यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो एक पर्टिकुलेट मैटर की तरह एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इसलिए अगर हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो इस वजह से फ्लाई एश ब्रिक एक इको फ्रेंडली ब्रिक बन जाता है। हाई स्ट्रेंथ एंड यूनिफॉर्मिलिटी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे हम एक मैकेनिकल प्रेस में करते हैं। तो मैकेनिकल प्रेस एक बिल्कुल फिक्स शेप का यूनिफॉर्म मिक्सर के थ्रू यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करता है। हाई स्ट्रेंथ इसलिए हो जाता है क्योंकि फ्लाई एश में बहुत हाई अमाउंट में सल्फर कंटेंट होता है, इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ हाई हो जाती है। लेस वाटर एब्जॉर्प्शन, इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, जो हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के थ्रू निकालते हैं, तो कंपेयर टू ट्रेडिशनल ब्रिक इसकी कम होती है। ये ब्रिक फ्लाई एश ब्रिक कम वाटर को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो ये भी एक इसकी एडवांटेज है। सेकेंड आपका थर्मल इंसुलेशन, ये मटेरियल थर्मल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि काफ़ी हाई लेवल की हीट को ये रजिस्ट कर पाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव तो होगा ही क्योंकि इसमें मेन कंपोजिट क्या है आपका फ्लाई एश, एंड फ्लाई एश आपको तो सस्ते दाम पे मिल जाएगा क्योंकि एक बाई प्रोडक्ट है, तो इसके वजह से कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। चूंकि फ्लाई एश को आप कभी हाथ में लेंगे तो आप फील करेंगे कि कितना हल्का होता है। तो ओवरऑल उसमें मेन कंपोजिट अराउंड 60 to 70% फ्लाई एश ही है, तो इसकी वजह से फ्लाई एश ब्रिक का ओवरऑल वेट भी कम जाता है। तो इसकी वजह से इसे लाइट वेट ब्रिक बोलते हैं। फायर रेजिस्टेंस तो होता है एंड स्मूथ फिनिशिंग, इसकी फिनिशिंग स्मूथ होती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल ब्रिक, ठीक है। तो ये कुछ इसकी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ये जो फ्लाई एश ब्रिक होता है नॉट सुटेबल फॉर वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके लिए ये चीज़ें सूटेबल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। रिक्वायर्ड क्वालिटी कंट्रोल, इसको वाइल मैन्युफैक्चरिंग वाइल कलेक्टिंग ऑल रॉ मटेरियल्स, हमें क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि एक अच्छे क्वालिटी का ब्रिक बना सकें। जैसे कि हमें सही प्रॉपर्टी वाले सीमेंट का यूज़ करना चाहिए, सही प्रॉपर्टी वाले जिप्सम का यूज़ करना चाहिए, और एक अच्छे जैसे जो कोयला होता है उससे बर्न फ्लाई एश को यूज़ करना चाहिए। लिमिटेड अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जैसे फ्लाई एश इसमें मेन कंपोजिट है तो फ्लाई एश हर जगह आपको नहीं मिलेगा। अब जो फैक्ट्री है उसी के नियर बाई ही मिल पाएगा मेनली, नहीं तो अगर बहुत दूर है तो उसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाएगा, तो इसका एक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी एक डिसएडवांटेजेस हो सकता है। इन्फ्लोरेंस रिस्क भी होता है इसमें, यानी कि जो आप उस ब्रिक से जो आप घर बनाएंगे तो काफ़ी मतलब कुछ साल बाद उस जो दीवार होगी, दीवार में एक वाइट धब्बा सा लगने लगता है। वो कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, उसको बोलते हैं एफ्लोरेशन रिस्क। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो फ्लाई एश के बारे में
और अगर जानते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो फ्लाई एस से रिलेटेड जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है वो है आपका 12894/2002। ये आपका फ्लाई एस से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रॉपर्टी की बात करें तो फ्लाई एस ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो मिनिमम 7.5 मेगा पास्कल ए क्लास ब्रिक के लिए। इसमें भी क्लास डिवाइडेड होता है, ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है। तो ए क्लास ब्रिक के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 7.5 मेगा पास्कल, वहीं बी क्लास के लिए ये थोड़ा सा कम जाता है 5 मेगा पास्कल। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, जब आप सीटीएम टेस्ट करेंगे तो ये स्ट्रेंथ निकलती है, मिनिमम इतना होना चाहिए। वाटर ऑब्जर्प्शन की बात करें तो ये मैक्सिमम 15% बाय वेट, यानी कि अगर जितना वेट है उसका 15% ही मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्व करना चाहिए, तब वो ए क्लास का ब्रिक है। ड्राइंग श्रिंकेज की बात करें तो मैक्सिमम 0.15%। वही डायमेंशन की बात करें तो मैं आपको पहले बताएं कि 230 × 110 × 25 ये कॉमन साइज है, लेकिन इसकी एक एडवांटेज है कि इसको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको साइज को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन साइज है बट नॉट फिक्स। डेंसिटी की बात करें तो 1700 से लेकर के 1850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें फ्लाई एश ब्रिक की, तो ये रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग में इसको यूज करते हैं। देख सकते हैं ये पूरा बिल्डिंग फ्लाई एश ब्रिक से ही बना हुआ है। लोड बियरिंग वॉल एंड नॉन लोड बियरिंग वॉल दोनों जगह इसको यूज कर सकते हैं। लोड बियरिंग वॉल यानी कि जिस वॉल पे लोड बियर करता हो तो उस जगह पे भी हम फ्लाई एश ब्रिक को यूज कर सकते हैं। और नॉन लोड बियरिंग वॉल जैसे कि पार्टीशन वॉल हो गया, तो इस तरह के वॉल जिस पे लोड बियर नहीं करता हो तो वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाई राइजिंग स्ट्रक्चर यानी कि जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, जस्ट लाइक 8-9 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। साथ में पार्टीशन वॉल, जो एक बड़े से हॉल को डिवाइड करके 2 रूम में स्प्लिट करने के लिए हम पार्टीशन वॉल प्रोवाइड करते हैं, तो उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हम फ्लाई एश ब्रिक को यूज कर सकते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल के जगह पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे भी है। रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग लोड बियरिंग एंड नॉन लोड बियरिंग यूज कर सकते हैं। हाई राइज स्ट्रक्चर पार्टीशन वॉल पे, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन वॉल पे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, तो ये आपका रिड्यूस लैंडफिल वेस्ट बाय यूटिलाइजिंग फ्लाई एश। अगर फ्लाई एश को यूटिलाइज नहीं करते हैं इन कंस्ट्रक्शन या फिर कहीं पे भी, तो उसे कहीं ना कहीं डंप करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लैंडफिल करना पड़ेगा, और लैंडफिल की वजह से वेस्ट होगा, वेस्ट जनरेट होगा। तो ये वेस्ट को रिड्यूस करता है लैंडफिल के थ्रू। सेव फर्टिलाइज टॉप सॉइल, आप इसे किसी भी सॉइल पे अगर डालेंगे तो उस सॉइल के टॉप जो लेयर होता है ना, उसकी फर्टिलिटी रेट को कम कर देता है फ्लाई एश, इसीलिए इसको यूज करना बहुत अच्छा माना जाता है। रिड्यूस कार्बन इमिशन ड्यू टू नॉन किलिंग फायरिंग। अब इसमें इसको जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब मैन्युफैक्चर करते हैं फ्लाई एश ब्रिक, तो उसमें आप देखें कि कहीं पे भी फायर नहीं करते हैं, कहीं पे भी जलाते नहीं है, तो वहाँ से भी कार्बन इमिशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपका एयर पॉल्यूशन भी कमता है। ठीक है, इनकरेज सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, ये सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन यानी कि फ्यूचर की कंस्ट्रक्शन को इनकरेज करता है। तो ये था आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, अब फ्लाई एश ब्रिक तो हमने जान लिया। क्ले ब्रिक आप पहले से जानते हैं। क्ले ब्रिक यानी कि जो मिट्टी से बना हुआ ब्रिक होता है ना, उसको क्ले ब्रिक बोलते हैं बेसिकली। तो ये दोनों में कंपैरिजन समझ लेते हैं। तो रॉ मटेरियल की बात करें तो फ्लाई एश की रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे कि फ्लाई एश है, वहीं क्ले ब्रिक की नेचुरल सॉइल यानी कि जो ऊपर टॉप सॉइल होता है ना, तो मिट्टी है। इको फ्रेंडली की बात करें तो फ्लाई एश ब्रिक हाई है, क्ले ब्रिक लो है, कम है, क्योंकि ये जो टॉप सॉइल को मतलब मिट्टी को ओवरऑल वेस्ट करता है, एक तरह से खत्म करता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो फ्लाई एश ब्रिक हाई है, क्ले ब्रिक मॉडरेट है। तो आप देख सकते हैं कि क्ले ब्रिक से भी अच्छा दिख रहा है आपको फ्लाई एश ब्रिक। वेट की बात करें तो फ्लाई एश ब्रिक हल्का होता है और क्ले ब्रिक तो आप जानते हैं कि कितना भारी होता है। फिनिशिंग की बात करें तो ये स्मूथ है और ये अनइवन होता है, क्योंकि ये मैन मेड प्रोसेस के थ्रू मेनली बहुत ज़्यादा जाता है, तो इसकी वजह से इसकी सरफेस अनइवन हो जाता है। क्यूरिंग की बात करें तो फ्लाई एश ब्रिक को स्टीम या फिर वाटर क्यूरिंग चाहिए, लेकिन क्ले ब्रिक को क्यूरिंग नहीं, आपको इसको जलाना पड़ता है, बर्न करके पकाना पड़ता है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द फ्लाई एश एंड क्ले ब्रिक। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक था इन दिस यूनिट। सेकेंड आपका कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक। जो आपका यूनिट का अगला टॉपिक है वो है कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक। तो आइए जानते हैं कि कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक किसे कहते हैं। तो वेयर इज इट, हाँ, कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक आर बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सैंड लाइम दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग ऑटोक्लेव। तो इसमें ये भी एक तरह का बिल्डिंग मटेरियल है
ठीक है, मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल है, एक काइंड ऑफ ब्रिक है, ठीक है, जो कि बना होता है मिक्सचर ऑफ सैंड, लाइम, जो कि ऑटोक्लेव एक आगे हम पढ़ेंगे ऑटोक्लेव के बारे में। तो ऑटोक्लेव एक मशीन होता है बेसिकली, उसमें जब हम ये दोनों के मिक्सचर से एक शेप गेन करने के लिए हम उस मशीन में डालते हैं, तो ड्यूरिंग दैट एक कुछ रिएक्शन फॉर्म होता है, ठीक है, और उसके बाद जो हमें ब्रिक मिलता है दैट इज कॉल्ड कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक, ठीक है। दे आर नोन फॉर देयर हाई स्ट्रेंथ, ये अपने मजबूती के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए एंड एस्थेटिक फिनिश, बहुत स्मूथ फिनिशिंग के लिए ये पहचाना जाता है, ठीक है। अब जानते हैं कि ऑटोक्लेव जो मैं आपको बता रहा था वो क्या होता है। तो ऑटोक्लेव इज अ प्रेशर चैम्बर, ये काइंड ऑफ प्रेशर चैम्बर होता है। ये देखिए, ये एक चैम्बर है जिसमें हाई प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ प्रेशर चैम्बर है यूज टू स्टरलाइज इक्विपमेंट एंड सप्लाईज बाई सब्जेक्टिंग देम टू हाई प्रेशर एंड सेचुरेटेड स्टीम। इसके अंदर हाई प्रेशर होगा और साथ में सेचुरेटेड स्टीम होगा, क्योंकि कोई भी ब्रिक को एक शेप देने के लिए हमें क्यूरिंग की प्रोसेस करनी पड़ती है। तो हाई प्रेशर के साथ सेचुरेटेड स्टीम इस चैम्बर के अंदर में जाता है, जो कि एक हाई टेम्परेचर का होता है। सेचुरेटेड स्टीम में तो हाई टेम्परेचर होगा ही, एट हाई टेम्परेचर फॉर स्पेसिफिक पीरियड, कुछ टाइम के लिए। और इस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि ओवरऑल मैं आपको कहानी समझाता हूँ कि ऑटोक्लेव एक डिवाइस है, एक चैम्बर है, प्रेशर चैम्बर है, जिसके अंदर हम डेवलप करते हैं हाई प्रेशर सेचुरेटेड स्टीम, भाप को हम जनरेट करते हैं और उस चैम्बर में फ्लो कराते हैं, और वो हाई टेम्परेचर का भी होता है, जिसके वजह से जो उसमें ब्रिक है, जो हमने कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक उसके अंदर डाला है, वो क्यूर होगा। क्यूरिंग होने के बाद स्ट्रेंथ गेन करेगा। ये काम होता है ऑटोक्लेव का, ठीक है। कॉमन यूज़ की बात करें इसका ऑटोक्लेव का, तो इसे मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में यूज़ करते हैं, टैटो इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपका कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक आएगा, ठीक है। तो इसका कॉमन यूज़ है ऑटोक्लेव का, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे ऑटोक्लेव के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ऑटोक्लेव पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ऑटोक्लेव कुछ इस तरह का मशीन होता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। इसकी अगर कंपोनेंट की बात करें तो ये आउटर स्टैंड है, वैक्यूम रिलीज वॉल्व है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो इसे पुल करते हैं तो यहाँ से वैक्यूम रिलीज हो जाता है। इसी के ऊपर जस्ट स्टीम रिलीज वॉल्व होता है, वही यहाँ पे स्टीम को रिलीज करने के लिए। ये आपका ऑटोक्लेव बॉडी है, पूरा बॉडी, एंड ये हैंडल है ताकि यहाँ से ये चीज़ें ऊपर उठती है और इसके अंदर हम ब्रिक को डाल सकें। जस्ट हैंडल है, ठीक है, जैसे डब्बा होता है ना, डब्बा के ऊपर का होता है कवर टाइप का, तो वो है। देन आपका यहाँ पे ऑटोक्लेव लीड होता है, एक छोटा सा होल टाइप का लीड टाइप का होता है। सेफ्टी वॉल्व होता है, जैसे आपने गैस ये देखा है कुकर, उसे आई डोंट नो कुकर ही, तो कुकर में छोटा सा एक सीटी लगा हुआ होता है, जब उसमें हाई प्रेशर हो जाता है ना तो आवाज़ करने लगता है, तो उसी तरह का यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व होता है, उसे सेफ्टी वॉल्व भी बोलते हैं। प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस, यानी यहाँ पे प्रेशर गेज में ये एक मीटर होता है जिसमें प्रेशर दिखाते रहता है कि कितना प्रेशर हो रहा है। तो इसका कंपोनेंट होता है, इसका पार्ट्स है। अब क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सैंड का और लाइम का हम मिक्सर प्रिपेयर करके एक शेप दे करके इसके अंदर ला करके डाल देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर फ्लो होगा आपका हाई प्रेशर स्टीम विथ हाई टेम्परेचर, और उसके वजह से इसमें क्यूरिंग की प्रोसेस शुरू होगी, और क्यूरिंग होगा एंड आफ्टर सम आवर ये क्यूर होकर के रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है स्टेप 1 में, दे हैव लॉकेबल डोर दैट फॉर्म अ सील चैम्बर। ये जो डोर है इस तरह का भी होता है और इस तरह का भी होता है, बेसिकली दोनों का काम एक ही है, दोनों का शेप चेंज होता रहता है। तो इस डोर को जब हम लगाएंगे तो एक सील क्रिएट होगा, लॉक मतलब परफेक्ट सील होता है कि हाई टेम्परेचर का जो स्टीम है वो वेस्ट ना हो, बाहर ना निकले, लीक ना करे, तो इसलिए आपको सील प्रोवाइड करना जरूरी है। स्टेप 2 में आपका स्टीम फॉर्म बॉइलिंग वाटर सेंड टू दिस चैम्बर। उसके बाद हम वाटर को बॉयल करके इस चैम्बर के अंदर में स्टीम प्रोवाइड करेंगे, सेचुरेटेड स्टीम हाई प्रेशर के साथ। स्टेप 3 में वंस द चैम्बर इज फुल्ली ऑटोक्लेव प्रेशर इज स्टीम। स्टेप 4 में स्टीम फ्लो अराउंड द चैम्बर, पूरे चैम्बर में स्टीम फ्लो करते रहेगा, और इसी चैम्बर में आपका रखा हुआ आपका ऑटोक्लेव ब्रिक, जो कि आपका ब्रिक को क्यूर करेगा, स्ट्रेंथ देगा। तो ये आपका ऑटोक्लेव है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट के बारे में, यानी कि कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक है, इसमें कौन कौन से कंपोजिट को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मेनली जो आपके क्वेश्चन आते हैं या तो इसके डिस्क्रिप्शन आएगा, कंपोजिट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आएगा,
एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारा यही सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको इसके कंपोजिट के बारे में बता देता हूँ। इसमें जो मेजर कंपोजिट है वो है सैंड, बालू, जिसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है और जिसे हम SiO2 बोलते हैं। ये अप्रॉक्स 88 से लेकर के 92% तक इसकी वॉल्यूम होती है। वहीं लाइम फिर से वही बाइंडिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाएगा। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का CaO का यूज़ किया जाता है, वो लगभग बाई रेशियो 8-12% होगा। वाटर का यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन एंड मोल्डिंग। फिर पिगमेंट या फिर एडिटिव, ये ऑप्शनल होता है। पिगमेंट एडिटिव मैं आपको बताऊँ ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कुछ खास प्रॉपर्टी को गेन कर सके। जैसे अगर कोई खास कलर चाहिए, कुछ खास तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग एडिटिव या पिगमेंट का यूज़ करेंगे। तो पिगमेंट विच इज़ यूज फॉर कलर एंड प्रॉपर्टी इन्हेंसमेंट। तो ये आपका सैंड हो गया, लाइम एंड वाटर, ये मेन 3 कंपोजिट है। और इसमें भी सबसे मेन क्या है तो सैंड और लाइम है। वाटर तो हम यूज़ करेंगे ही रिएक्शन और पेस्ट बनाने के लिए। तो सैंड, लाइम, वाटर एंड पिगमेंट ये इसके मेजर कंपोजिट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, मटेरियल को कलेक्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे एंड देन उसको मिक्सिंग करेंगे, उसके बाद आपको क्यूरिंग में डाल देंगे। ठीक है, तो आप अगर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को समझ गए हैं तो उसको सारे ब्रिक के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक की बात करें तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि सैंड हो गया, लाइम हो गया एंड वाटर हो गया, ये सारा आपका रॉ मटेरियल है। तो सैंड आपका अच्छा सैंड होना चाहिए। सिलिका सैंड मेजर कंपोजिट आपको 80-90% है। पार्टिकल साइज अफेक्टेड, अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो थोड़ा सा फाइनर एंड इफेक्ट करेगा, और छोटा होगा तो अच्छा क्वालिटी मिलेगा आपको। वहीं लाइम की बात करें CO की, तो क्विक लाइम होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हाइड्रेटेड लाइम होना चाहिए। वहीं अगर वाटर की बात करें तो ये आपको हेल्प इन हाइड्रेशन ऑफ लाइम एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्केबल पेस्ट बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो आपका प्रिपेयर कर लिया आपने। उसके बाद करेंगे क्या, मिक्सिंग करेंगे। द ड्राई सैंड एंड स्केल्ड लाइम आर टफली मिक्स, बहुत यूनिफॉर्मली बहुत टफली मिक्स करेंगे इन करेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, करेक्ट प्रोपोर्शनल में। करेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब है कि सिलिका होना चाहिए, जो सैंड होना चाहिए 80 से 90% वो होना चाहिए, लाइम 8 से 12% होना चाहिए और वाटर 3 से 5% होना चाहिए। हम मैकेनिकल मिक्सर को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए हम मैकेनिकल मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा पेस्ट क्रिएट हो गया उसके बाद मोल्ड करेंगे। मोल्ड मैंने आपको बताया कि मोल्ड एक प्रोसेस होता है, जो मोल्ड में एक मोल्डिंग डिवाइस होता है, डिवाइस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, और इसमें आपका रॉ मटेरियल को ला करके भर देते हैं, पूरा फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मोल्डिंग। तो द मिक्स इज प्रेस्ड इनटू स्टील मोल्ड विथ हाई प्रेशर पे। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू या फिर मैकेनिकल प्रेस के थ्रू इसको प्रेस करके एकदम बिल्कुल टफ बना देते हैं। ठीक है, प्रेशर जो रेंज होता है वो 150 से लेकर के 300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ब्रिक कोन आवर ग्रीन। ठीक है, तो ये इसकी कुछ मोल्डिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब जब मोल्डिंग कर लिया तो इस मोल्डिंग से निकले वाले ब्रिक को हम ला करके डाल देंगे आपके इस चैम्बर में, ये ऑटोक्लेव में डाल देंगे। और इसके बाद की क्या प्रोसेस होती है मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। ठीक है, खैर मैं बताता हूँ। ऑटोक्लेव को स्टीम क्यूरिंग भी बोलते हैं। स्टीम क्यूरिंग जो मैं आपको बताया था, स्टीम क्यूरिंग जो भाप के थ्रू क्यूरिंग होता है वही होता है ऑटोक्लेव में। तो द ग्रीन ब्रिक आर प्लेस्ड इन ऑटोक्लेव लार्ज प्रेशर चैम्बर। ठीक है, लार्ज प्रेशर चैम्बर होता है आपका ऑटोक्लेव। स्टीम इज अप्लाइड एट द प्रेशर ऑफ 8 से 16 बार के प्रेशर से अप्लाई होता है स्टीम, जिसकी टेम्परेचर 170 से लेकर के 200 डिग्री के आसपास होती है। और इसमें 6 से 12 घंटे तक के लिए इसे छोड़ देते हैं। ये साइज के हिसाब से वेरी करता है, जैसे कि अगर बड़ा साइज होगा तो और ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो अब जब ऑटोक्लेविंग की प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद इसे ड्राइंग या फिर फिनिशिंग की प्रोसेस करते हैं। आफ्टर ऑटोक्लेविंग ब्रिक आर कूल्ड, उसके बाद निकाल करके ठंडा और सुखाते हैं थोड़ा सा। सरफेस उसको क्लीन कर देते हैं अगर अनइवन सरफेस है तो। एंड ब्रिक आर स्टोर्ड बेस्ड ऑन द क्वालिटी, ए क्वालिटी की है, बी क्वालिटी की, उसके बेसिस पे उसको कैटेगराइज करके स्टोर कर देते हैं। उसके बाद फिर पैकिंग और ट्रांसपोर्ट रेडी टू यूज़ कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस को यूज़ करके आप कर सकते हैं मैन्युफैक्चर। इसकी फ्लो चार्ट में यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। सबसे पहले प्रिपरेशन है सैंड लाइम वाटर, उसके बाद उसको मिक्स कर देंगे, उसके बाद मोल्डिंग करेंगे, उसके बाद ऑटोक्लेविंग, उसके बाद ड्राइंग एंड क्वालिटी चेक, उसके बाद फिर फिनिश रेडी टू यूज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसकी प्रॉपर्टी को मेनली हम 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड ड्यूरेबिलिटी पे। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है यानी कि डेंसिटी इसकी, तो डेंसिटी इसकी होती है 1600 से लेकर के 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
डेंसिटी ऑफ कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक। वहीं कलर की बात करें तो टिपिकली चेंज, अगर नॉर्मल कलर की बात करें तो ये व्हाइट या ग्रे कलर का होता है, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। पिगमेंट को यूज़ करके हम जो कलर हमें चाहिए उस हिसाब से इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फिनिशिंग की बात करें तो इसकी फिनिशिंग बहुत स्मूथ सरफेस होता है विद शार्प एज, यानी कि जो इसकी एज होगी कॉर्नर, तो ये कॉर्नर काफ़ी शार्प होगा, ठीक है, टूटा हुआ कॉर्नर या फिर अनइवन कॉर्नर नहीं, शार्प कॉर्नर होगा और इसकी फिनिशिंग बहुत स्मूथ होगी। जितने भी हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू आप अगर ब्रिक को बनाते हैं ना तो उसकी सरफेस इवन ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जब सीटीएम मशीन में इसको टेस्ट करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी होनी चाहिए 7 to 20 मेगापास्कल। ये ग्रेड के हिसाब से वेरी करता रहेगा 7 से 20 के बीच में। फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ इसकी मॉडरेट रहेगी। वही वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 10 से 16% लेस देन क्ले ब्रिक, जो मिट्टी के ब्रिक होती है उससे कम वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है इसकी। जब आप वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे, आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा इसके बारे में, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 10 से 16% तक ही आनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये 0.6 से लेकर के 1.2 वाट पर MK होनी चाहिए, ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी था। वहीं अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हाई रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, वेदरिंग यानी कि जो मौसम चेंज होता है, आप देखेंगे जो बाहर की एक्सटर्नल वॉल है वो कभी कभी पूरे दिन एकदम धूप से तपा हुआ रहेगा और रात होते ही बिल्कुल कूल हो जाएगा, तो ये वेदरिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो इसको भी रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है इस ब्रिक में। पेट्स एंड फायर गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी ड्यूरेबिलिटी भी, ये जो ब्रिक है आपका काफ़ी ड्यूरेबल माना जाता है, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में। तो इसे भी सेम लोड बियरिंग वॉल, यानी कि ऐसे वॉल जिसपे हम लोड को बियर कराते हैं, जिसपे और ऊपर वाले स्ट्रक्चर का लोड बियर कराता है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपका नॉन लोड बियरिंग वॉल पे भी इसको हम यूज़ करते हैं, जिस वॉल पे लोड नहीं पड़ता है। पार्टीशन वॉल के जगह पे भी इसको यूज़ करते हैं, जो एक बड़े से हॉल को 2 पार्ट में स्प्लिट करने के लिए जिस वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस वॉल को हम विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। साथ में ये फायर रेजिस्टेंस वॉल, क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंस भी होता है, तो फायर रेजिस्टेंस वॉल या फिर लाइनिंग के जगह पे भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मशीनरी यूनिट इन मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन, जो बहुत सारे मल्टी फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रोएशन डेकोरेटिव मशीनरी, डेकोरेटिव एलिमेंट की तरह भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे पिगमेंट मिला करके इसमें कलर को चेंज कर सकते हैं। तो कलर के हिसाब से आप जानते हैं कि डेकोरेटिव एलिमेंट की जगह पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इसकी एप्लीकेशन। एडवांटेज की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है, सुटेबल फॉर लोड बियरिंग वॉल। हाई स्ट्रेंथ की वजह से ही ये सुटेबल होता है लोड बियरिंग वॉल के लिए, ठीक है। प्रिसाइजन डायमेंशन, यानी कि इसकी जो डायमेंशन होती है वो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। रिड्यूस, अगर जैसे कि छोटा ब्रिक बनाते हैं तो छोटा ब्रिक से दीवार बनाने के लिए आपको मशीनरी जो मसाला चाहिए वो ज़्यादा चाहिए। वहीं अगर पूरा इतना बड़ा डायरेक्ट एक ही ब्रिक बना देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मशीनरी की कम ज़रूरत पड़ेगी। तो वही डायमेंशन को चेंज करके आप मशीनरी को बचा सकते हैं। फायर रेजिस्टेंस होता है क्योंकि इसमें कोई कंबशन के प्रोसेस नहीं है, नॉट कम्बस्टेबल। साथ में ये साउंड इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखिएगा, साउंड इंसुलेशन मटेरियल की तरह भी ये काम करता है। डेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड गुड एकॉस्टिक परफॉर्मेंस, ठीक है। ये सस्टेनेबल होता है, यूज इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, इस वजह से क्योंकि इसमें फ्लाई एश को भी यूज़ कर सकते हैं, स्लैग का यूज़ कर सकते हैं, जो स्टील इंडस्ट्री से स्लैग निकलता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल भी होता है, ये इसकी कुछ एडवांटेज है। स्टैंडर्ड कोड की बात करें, कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक के कौन कौन से स्टैंडर्ड कोड है, IS कोड, तो ये आपका IS 2185 है, जो उसका पार्ट 3 इंडियन स्टैंडर्ड फॉर कॉन्क्रीट मशीनरी यूनिट, तो ये इससे रिलेटेड है। सेकंड आपका BS-EN 7712, ये स्पेसिफिक फॉर कैल्शियम सिलिकेट यूनिट्स के लिए होता है, यूरोप और UK में इसको, ये यूरोप और UK के लिए है, ध्यान रखिएगा चीज़। ये आपका इंडिया के लिए, दिस इज़ फॉर यूरोप एंड UK। वहीं अगर USA की बात करें तो USA में ASTM C23 का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर कैल्शियम सिलिकेट फेस ब्रिक, ठीक है। इसके इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन की बात करें तो ये लो CO2 इमिशन दैट फायर्ड ब्रिक, जो फायर्ड क्ले ब्रिक होता है उससे कम कार्बन इमिशन प्रोड्यूस करता है, तो कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन को रिड्यूस भी करेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट पॉसिबल, ठीक है, इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट को भी ये यूटिलाइज करता है। एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्शन एंड नॉट हाई टेम्परेचर किलिंग फायर। रिसाइकेबल
एंड रीयूज, इसको रीयूज भी कर सकते हैं डिमोलिश के बाद और रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो इसके कुछ इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन है, ये सारे कंसिडरेशन की वजह से आपका ये इको फ्रेंडली बन जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग यूज के वक्त कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, तो स्टोर इन ड्राई प्लेस, इसको सूखे हुए जगह में स्टोर कर, जब हम स्टोर करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक ला करके कहीं ना कहीं पर रखेंगे, तो इसको सूखे जगह पे रखने की हम कोशिश करते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर से होने वाली डैमेज एफ्लोरेशन इफेक्ट ना हो। यूज प्रॉपर बॉन्डिंग एजेंट, बॉन्डिंग एजेंट यानी कि जैसे कि मसाला हो गया, मशीनरी हो गया, तो आप बॉन्डिंग एजेंट या फिर डीपीसी कोर्स का यूज़ करेंगे ताकि वाटर प्रूफ बना सके, तो प्रॉपर बॉन्डिंग एजेंट यूज़ करेंगे। पेंट और कोट टू रिड्यूस एफ्लोरेशन रिस्क, या फिर ह्यूमिड जहाँ पे पानी लगने वाला एरिया होता है वहाँ पे एफ्लोरेशन रिस्क की ज़्यादा चांस होती है, तो इसलिए हम दीवार को पेंट या फिर उस पर कोट अप्लाई कर देंगे ताकि एफ्लोरेशन रिस्क को हम कम कर सकें। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ लिया, फ्लाई एश ब्रिक एंड कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक। जो अब हमारे सिलेबस में अगला टॉपिक रहने वाला है वो है सॉइल सीमेंट ब्लॉक, यानी कि ऐसा ब्लॉक जो सॉइल और सीमेंट के हेल्प से बनेगा। ठीक है, और ये भी एक काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। ये सारे बेसिक टर्म्स जो आपको अच्छे से अगर समझ लेंगे ना, लाइक जो सारे ब्रिक है वो एक काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल है, ये सब की हाई स्ट्रेंथ होती है, सब की अच्छी वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी होती है, ये सब अगर आप टेक्निकल 2-4 वर्ड्स को समझ लेंगे ना तो आप इसकी डिफिनेशन को एग्जाम में अच्छे से खुद से बना पाएंगे। तो आपको ये चीज़ें इंजीनियरिंग के टर्म में समझना बहुत ज़रूरी है। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम जानते हैं कि सॉइल सीमेंट ब्लॉक किसे कहते हैं। ओके, तो सॉइल सीमेंट ब्लॉक आर ऑल्सो नोन एज, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे नाम है स्टेबलाइज्ड मड ब्लॉक या फिर स्टेबलाइज्ड कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक। ये 2 नाम से हम इसे जानते हैं, स्टेबलाइज्ड मड ब्लॉक, क्योंकि हम ये जो ब्लॉक बनाते हैं वो मड के हेल्प से बनाते हैं, इसलिए इसका नाम स्टेबलाइज्ड। मड को हम स्टेबलाइज यानी कि उसे न्यूट्रल करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, देन वी विल मैन्युफैक्चर दिस ब्लॉक। तो इस वजह से इसका ये नाम भी दिया गया है। साथ में स्टेबलाइज्ड कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक, इसको कंप्रेस प्रोसेस के थ्रू भी बनाते हैं, इसलिए इसका नाम स्टेबलाइज्ड कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक भी कहते हैं। तो ये 3 नाम से आता है, तीनों नाम किसी नाम से भी आ सकता है आपके एग्जाम में, लेकिन आपके सिलेबस में चूंकि ये नाम लिखा हुआ है तो मेनली इसी नाम से आएगा। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेड बाय कॉम्पैक्टिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सॉइल, ये काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि कॉम्पैक्ट, जब हम मटेरियल को, रॉ मटेरियल को कॉम्पैक्ट करते हैं, यानी कि कॉम्पैक्शन, आप लोगों ने सुना होगा कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन 2 प्रोसेस होता है। तो कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि जब मटेरियल को हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, वाइल एक्सप्लेटिंग द एयर, हवा जब उसके गैप से निकालते हैं तो उसे बोलते हैं कॉम्पैक्शन, और जब उस गैप से वाटर निकलता है तो उसे कंसोलिडेशन बोलते हैं। खैर, कंसोलिडेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कॉम्पैक्शन है। तो जब आप रॉ मटेरियल को प्रेस करेंगे तो उसके जो वॉइड्स होंगे, वॉइड से एयर निकलेगा, खाली जगह में हवा होती है वो हवा बाहर निकलेगा, तो उस प्रोसेस को कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इस मटेरियल में हम कॉम्पैक्शन करते हैं, और कॉम्पैक्शन किसका करेंगे, मिक्सचर ऑफ सॉइल सैंड एंड सीमेंट, सॉइल सैंड सीमेंट के मिक्सचर को हम कॉम्पैक्ट करेंगे। ध्यान रखिए, सॉइल सैंड मिक्सचर को जब हम कॉम्पैक्ट करते हैं देन वी विल मैन्युफैक्चर सॉइल सीमेंट ब्लॉक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दिस ब्लॉक ऑफर अ सस्टेनेबल एंड इको कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, ये जो ब्लॉक बनेगा वो सस्टेनेबल होगा एंड कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल ब्रिक। ट्रेडिशनल जो फाइट ब्रिक होता है उसके अल्टरनेट में आपका ये सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव ब्रिक होता है। कुछ इस तरह का आपको देखने को रहता है, यहाँ पे भी एक इमेज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफिनेशन अबाउट सॉइल सीमेंट ब्लॉक। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कौन कौन से मटेरियल इसको यूज करते हैं, मटेरियल कंपोजिट के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन आपका सॉइल होगा। नाम से आप निकालिए वर्ड्स, आपको नाम से निकालने आना चाहिए। ये देखिए सॉइल है तो इसमें सबसे मेन कंपोजिट सॉइल होगा, और सीमेंट को तो यूज करेंगे किस लिए, एज अ बाइंडिंग मटेरियल। क्लियर है, तो आप जानते हैं यहाँ पे सबसे पहला मटेरियल, मेजर मटेरियल इसमें सॉइल। इसमें किस तरह का सॉइल हम यूज करेंगे, तो इसमें सैंडी सॉइल होना चाहिए, सिल्टी सॉइल होना चाहिए, या फिर क्लेई सॉइल होना चाहिए विथ गुड बाइंडिंग प्रॉपर्टी। ऐसा सॉइल जिसकी प्रॉपर्टी अच्छी हो, बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी हो। बहुत ज़्यादा हम कंकड़ वाला पत्थर सैंड भी नहीं यूज़ करेंगे, जो बेसिकली जो धूलकन होता है ना, धूलकन को नहीं यूज़ करेंगे। टॉप सॉइल, टॉप लेयर के जो सॉइल होती है उसको मेनली यूज़ करेंगे, और उसी में सैंडी, सिल्टी, क्ले आता है, और इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी ही होती है। हम अवॉइड करेंगे ऑर्गेनिक सॉइल, यानी कि ऐसा सॉइल जिसमें बहुत सारे चीज़ें मिक्स हो, जैसे पेपर मिक्स हो, पत्ता मिक्स हो,
और भी वो जो वेस्ट मटेरियल वो मिक्स हो, तो उस सॉइल को हम अवॉइड करेंगे, ध्यान रखिएगा। ब्लैक कॉटन सॉइल भी होता है तो उसको भी हम अवॉइड करेंगे क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम जाएगी। और एनी सॉइल विथ हायर प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ऐसा सॉइल जिसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा हो, उस सॉइल को हम अवॉइड करेंगे। हम सिलेक्ट किसे करेंगे? सैंडी सॉइल चलेगा, सिल्टी सॉइल चलेगा, क्ले सॉइल चलेगा। ठीक है। आइडियल सॉइल जो होता है वो 20 to 30% क्ले होना चाहिए, आइडियल सॉइल जो आइडियल प्रॉपर्टी है, और 50 to 70% सैंड होना चाहिए, ये इसकी आइडियल प्रॉपर्टी है। तो आपका पहला मटेरियल क्लियर है, सॉइल। दूसरा आपका सीमेंट। सीमेंट को हम एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज करेंगे, और यहाँ पे जो सीमेंट यूज करते हो मेनली ओपीसी, जिसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, जिसकी ग्रेड होनी चाहिए 43 से लेकर के 53 के बीच में। ठीक है। परसेंटेज ऑफ सीमेंट रेंज, जो कितना परसेंट यूज करेंगे, तो लगभग 5 से 10% की सीमेंट यूज करेंगे। 50 तो हो ही नहीं सकता है, तो 5 से 10% सीमेंट यूज करेंगे ऑफ टोटल वेट जितना हमने सॉइल यूज किया है, तो सॉइल का 5 से 10% हम इसमें सीमेंट यूज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन सॉइल टाइप एंड रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। वो डिपेंड करता है ना कि किस तरह का सॉइल यूज कर रहे हैं। जैसे सिल्टी सॉइल है तो सिल्टी सॉइल में हमें सीमेंट कम यूज करना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी उसमें सिल्टिंग प्रॉपर्टी होती है और उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है। लेकिन वही सैंडी या क्ले की बात करें तो उसमें हमें सीमेंट की रेशियो थोड़ी सी ज़्यादा यूज करनी पड़ती है। तो खैर, सॉइल और आप सीमेंट समझ गए। सीमेंट मेनली ओपीसी का यूज करेंगे। अब रही बात वाटर की, तो वाटर तो आपको पता है किस लिए यूज करते हैं। इसकी पर्पस होती है एक पेस्ट फॉर्म करना और हाइड्रेशन प्रोसेस को इंक्रीज करना, हाइड्रेशन प्रोसेस फर्दर प्रोसीड कराना। तो हम जो यहाँ पे पानी यूज करेंगे वो क्लीन वाटर होना चाहिए, जाहिर सी बात है, गंदा पानी नहीं यूज करेंगे। साल्टी वाटर, जो समुद्र का पानी, वो भी नहीं यूज करेंगे। क्लीन वाटर हो, पोर्टेबल वाटर फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक कंटामिनेंट एंड साल्ट, ऑर्गेनिक कंटामिनेंट और साल्ट से फ्री होना चाहिए वाटर। वाटर इज एडेड टू ब्रिंग अ मिक्स, मैंने आपको बताया कि वाटर को मिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं ताकि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट गेन कर सके, कॉम्पेक्शन प्रोसेस के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट गेन कर सके। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि सूखा हुआ बालू आप लोगों ने कभी हाथ में लिया होगा और उसे मुट्ठी से दबाए होंगे। तो अगर आप दबा रहे, इसका मतलब कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। तो सूखा बालू को जब आप मुट्ठी से दबाइएगा फुल प्रेशर लगाने के बाद, उसके बाद जब मुट्ठी को खोलिएगा तो वो वापस से पहले के जैसा ही हो जाएगा, उसमें कोई कॉम्पैक्शन नहीं होगा, पहले के जैसा वो फैल जाएगा। लेकिन वहीं आप अगर भीगा हुआ बालू, जो गिल्ला बालू होता है जिसमें हल्का सा मॉइस्चर कंटेंट हो यानी कि पानी हो, उसे मुट्ठी में लेकर के दबाएंगे, उसे एक शेप देने की, कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जब आप दबाने के बाद जब मुट्ठी को खोलेंगे तो वो एक शेप ले लेगा। ठीक है, वो सूखा बालू की तरफ फैलेगा नहीं, वो एक शेप ले लेगा। तो ये डिफरेंस होता है। अगर आप अगर पानी का हेल्प नहीं लेते हैं, वाटर का हेल्प नहीं लेते हैं, तो आप उसको कॉम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर मॉइस्चर कंटेंट उसमें आएगा यानी कि पानी आएगा तो उसको आप कॉम्पैक्ट कर पाएंगे। तो ये आप कहानी को याद रखिएगा ताकि आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे ये कॉम्पैक्शन की प्रोसेस होगी इसमें। ठीक है। अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है सॉइल सीमेंट ब्लॉक की। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सॉइल सीमेंट ब्लॉक, ये कुछ 5 स्टेप इन्वॉल्व करता है अपने अंदर। सबसे पहले वही एनालाइज द सॉइल, जो क्योंकि इसमें मेजर कंपोनेंट तो सॉइल है, तो सॉइल को हम एनालाइज करेंगे। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होगी? टू चेक इफ द सॉइल इज सुटेबल फॉर ब्लॉक और नॉट, ब्लॉक बनाने के लिए सॉइल सुटेबल है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। और सॉइल कैसा होना चाहिए? सैंडी, क्लेई या फिर सिल्टी होना चाहिए, ना कि ऑर्गेनिक सॉइल होना चाहिए या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल होना चाहिए, वो सॉइल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हम इसमें एनालाइज करेंगे। फिर हम सॉइल टाइप देख लेंगे, जैसे कि सैंड लॉम्स होना चाहिए, सिल्टी सॉइल होना चाहिए विद सम क्ले कंटेंट, नॉट टू मच क्ले, बहुत ज़्यादा क्ले भी नहीं होना चाहिए। तो सॉइल टाइप देख लेंगे। ये सब बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ये सब एनालाइज करेंगे सॉइल को। उसके बाद टेस्ट इसमें मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए सॉइल का, तो वो भी टेस्ट करेंगे। प्लास्टिसिटी टेस्ट होती है ताकि हम इंश्योर कर सकें सॉइल इज नॉट स्टिकी और प्लास्टिक। ठीक है, तो टेस्ट ये अप्लाई करेंगे। उसके बाद ग्रेन साइज एनालिसिस भी करेंगे। ग्रेन साइज एनालिसिस आप लोगों ने किया होगा, जिसमें हम सॉइल की साइज के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। टू चेक प्रॉपर्टी ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ऑर्गेनिक कंटेंट शुड बी लो। वहीं अगर आइडियल कंपोजिट की बात करें तो सैंड जो होगा वो 50 से 70% सिल्ट होना चाहिए, एंड क्ले 20 से 30% एंड ग्रेवल 0 से 20% का राउंड होना चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड कंपोजिशन है।
ठीक है, तो स्टेप 1 समझ में आ गया आपको, सॉइल को एनालाइज करेंगे एंड देन वी विल फर्दर प्रोसीड द शिफ्टिंग ऑफ सॉइल। इसका ऑब्जेक्टिव है शिफ्टिंग, यानी कि सॉइल को अब हम थोड़ा सा प्यूरिफाई करेंगे, क्लीन करेंगे, यानी कि इसमें जो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे होंगे उसको रिमूव करेंगे बाय सीविंग या फिर कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, मैनुअल प्रोसेस के थ्रू, या मेनली इसको सेविंग का यूज़ करते हैं। लंप या रूट, जो पेड़, क्योंकि सॉइल तो ज़मीन से लिया है तो उसमें पेड़ पौधे का रूट हो सकता है, लंप हो सकता है, एंड अदर कुछ इम्प्योरिटीज जैसे कि पत्ते, कागज़, पॉलीथीन, ये सब हो सकते हैं, तो सबको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, अदर इम्प्योरिटीज। उसके बाद सॉइल इज पासेस थ्रू सीव एनालिसिस करेंगे, और सीव एनालिसिस यूजुअली 4.75 mm की सीव से हम एनालिसिस करेंगे टू इंश्योर फाइन एंड यूनिफॉर्म मिक्स, ताकि एक फाइन सैंड मिल सके और यूनिफॉर्म मिक्स जिसके हेल्प से बन सके। इंश्योर बेटर बॉन्डिंग एंड स्मूथ कॉम्पैक्शन, ताकि एक बेटर बॉन्डिंग क्रिएट हो और स्मूथ कॉम्पैक्शन, मैंने आपको कॉम्पैक्शन का कॉन्सेप्ट बनाया, तो उसको स्मूथनेस को इंक्रीज करने के लिए हमें ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, सीविंग करना पड़ेगा। तो सेकंड प्रोसेस समझ में आ गया। अब थर्ड हम करेंगे, जब हमने एनालाइज कर लिया, फिर आपको फिल्ट्रेशन जो भी प्रोसेस है वो कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्स बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ मिक्स। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू प्रिपेयर अ होमोजेनियस मिक्स, ताकि एक ऐसा मिक्स हम बना सकें जिसमें पूरे वॉल्यूम में, पूरे क्षेत्रफल में प्रॉपर रेशियो में हर एक कंपोजिट मिक्स हो, सॉइल, सीमेंट एंड जो वाटर हो प्रॉपरली अच्छे से इवनली मिक्सड हो। ठीक है, सीमेंट कंटेंट 5 से 10% बाई वेट ऑफ सॉइल, सॉइल का 5 से 10% सीमेंट होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। अगर हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो हम इसकी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। वाटर को यूज किया जाता है जस्ट इनफ टू अचीव ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ताकि कॉम्पैक्शन हो सके, ना बहुत ज़्यादा सूखा हो ना बहुत ज़्यादा गीला हो। मिक्सिंग की जो मेथड होती है वो मैनुअल मिक्सिंग या फिर मैकेनिकल मिक्सिंग हम यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल मिक्सिंग ऑन क्लीन प्लेटफॉर्म फॉर ए स्मॉल स्केल, जैसे छोटा जो ज़मीन पे छोटे काम के लिए, तो वहाँ पे मटेरियल को मिला करके मैनुअली उसको कुदाल से उसको मिक्स करते हैं। आदमी लोग खुद से मिक्स करते हैं, आप लोगों ने कभी घर बनवाया होगा तो वहाँ पे देखे होंगे मैनुअली मिक्सिंग होती है। वहीं मैकेनिकल मिक्सिंग के लिए रोटेटर आता है, फॉर लार्ज प्रोडक्शन के लिए हम मैनुअल मिक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। जो थी प्रिपरेशन ऑफ मिक्स। अब अगर हमने मिक्स बना लिया तो हम क्या करेंगे, आगे प्रोसेस क्या होता है, कॉम्पैक्शन। तो अब हम करेंगे कॉम्पैक्शन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव है टू फॉर्म ब्लॉक बाय प्रेसिंग ऑफ प्रेस्ड मिक्स। प्रिपेयर्ड मिक्स से हम इसको एक शेप देने की कोशिश करेंगे। ब्लॉक मेकिंग मशीन यूज, जैसे कि मैनुअल प्रेस को यूज कर सकते हैं, जैसा कि CINVA रैम एक होता है, तो उसके हेल्प से हम मैनुअल प्रेस दे सकते हैं उसके, या तो फिर हाइड्रोलिक प्रेस दे सकते हैं। ये दो प्रेस के थ्रू हम इसको शेप प्रोवाइड करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। और मोल्ड की जो साइज होगी वो टिपिकली 300 mm इंटू 150 mm इंटू 100 mm या फिर इसी के आसपास की साइज होगी। स्टैंडर्ड साइज ये होती है आपकी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड साइज सॉइल सीमेंट ब्लॉक की क्या होती है, तो आपकी 300 इंटू 150 इंटू 100 होगी। द मिक्स इज पोर्ड इंटू मोल्ड एंड कंप्रेस्ड यूजिंग मशीन। ये जो मिक्स हमने बनाया उसको मोल्ड में डालेंगे, मोल्ड में डालने के बाद कंप्रेस्ड उसको मशीन में डाल करके, मशीन यानी कि मैनुअल या फिर हाइड्रोलिक जो भी हम यूज़ करें उसमें डाल करके उसको कंप्रेस करेंगे। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, कंप्रेस हो जाने के बाद उसको निकालेंगे बाहर। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, क्यूरिंग। तो हम लास्ट स्टेप में इसको क्यूरिंग ऑफ द ब्लॉक करेंगे। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होगी, टू अलाउ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड गेन फुल स्ट्रेंथ। फुल स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है, लाइक ये आपका ब्रिक है, तो ब्रिक पे हम पानी का छिड़काव करते रहते हैं, पानी का स्प्रिंकलिंग करते हैं, ताकि उसमें स्ट्रेंथ गेन हो सके, फुल स्ट्रेंथ गेन कर सके। क्यूरिंग बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर या फिर सोकिंग के थ्रू इसको 7 से 14 दिन के लिए करते हैं। ठीक है, 7 दिन में 50%, 14 दिन में 100% ये स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। कवर्ड विथ गनी बैग, इसको एक और मतलब इसको, ये जो ब्रिक है इसके ऊपर बैग लगा देते हैं और वो बैग क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब किए हुआ रहता है। तो इस वजह से भी ये एक अलग तरीका होता है क्यूरिंग का। या फिर प्लास्टिक शीट का यूज़ करके हम इसे मॉइस्चर इसके आसपास में बनाए हुए रहते हैं। ठीक है, ब्लॉक शुड बी कीप्ड इन शेड टू प्रिवेंट ड्राइंग आउट टू फास्ट। तो ये 5 स्टेप को फॉलो करके ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। एनालिसिस ऑफ सॉइल, शिफ्टिंग ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ द मिक्स एंड कॉम्पैक्शन ऑफ द ब्लॉक एंड देन क्यूरिंग ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको क्लियर है। अब हम जानेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट की फीचर क्या होगी, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक, जो भी
तो इसकी सैंड चिमनी ब्रिक जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी आफ्टर कंस्ट्रक्शन आफ्टर मैन्युफैक्चर तो वो 3 से 5 मेगापिक्सल या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। स्टैंडर्ड 3 to 5 मेगापिक्सल है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये लॉन्ग लास्टिक होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलता है। एंड वेदर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि किसी भी मौसम को ये रजिस्ट कर पाता है। एक बैग से गर्मी, एक बैग से ठंडा, दिन भर धूप की वजह से हीट रहा, उसके बाद बारिश की वजह से एक बैग से कूल हो गया, तो वैसे इन्वायरमेंट को ये ब्रिक रजिस्ट कर पाएगा। ये इको फ्रेंडली भी होता है क्योंकि इसमें लोकल सॉइल आसपास की मिट्टी को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि सस्ता पड़ता है। लेस सीमेंट आप देख ही रहे, 5 से 10% 12% यूज़ कर रहे हैं। इसमें कोई बर्निंग करने की ज़रूरत नहीं क्ले ब्रिक की तरह, तो इस कारण से ये इको फ्रेंडली हो जाता है। इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा जिसकी वजह से पॉल्यूशन जनरेट हो, इन्वायरमेंट को हार्म हो। दैट्स वाई वी विल कॉल दिस टू इको फ्रेंडली ब्रिक। कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है क्योंकि इसमें रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सिग्निफिकेंटली। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि हम सॉइल का यूज़ कर रहे हैं, तो सॉइल बहुत ज़्यादा हमें लोकली मिल जाता है और इसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव होने के कारण कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी कम जाती है। इसके हेल्प से जो घर बनाइएगा तो उसकी कॉस्ट भी कम जाती है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो आपका सॉइल सीमेंट ब्लॉक है उसकी मिक्स प्रॉपर्टी क्या है, मिक्स प्रपोर्शन क्या है, किस रेशियो में हम मटेरियल को मिक्स करते हैं। तो टिपिकली मिक्स ऑफ सॉइल सीमेंट ब्लॉक, इस जो रेशियो होता है सॉइल और सीमेंट का जो रेशियो होगा वो ये होगा 10:1 से लेकर के 6:1, यानी कि 10 सीमेंट के सॉइल के लिए एंड 1 फॉर सीमेंट। तो ये रेशियो में हम इसको बनाते हैं बाय वेट, ठीक है। द एक्सेप्ट रेशियो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द सॉइल टाइप, और ये रेशियो वेरी भी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट एंड सॉइल टाइप। वाटर इज एडेड अंटिल द मिक्स डैम्प इनफ टू कॉम्पैक्ट, पानी हम तब तक इसमें मिलाएंगे जब तक ये जो एक ऐसा पेस्ट ना क्रिएट हो जाए जिसे हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए, ना तो नॉट वेट एंड नॉट स्लरी लाइक, ठीक है। तो ये आपका सॉइल सीमेंट के रेशियो ये हो गया, एंड आपका वाटर एज पर रिक्वायरमेंट हम मिला देते हैं। तो यही तीनों आपका इसमें मेजर थिंग है। तो ये आपका मिक्स प्रपोर्शन है। अगर वही ब्लॉक डायमेंशन या फिर टॉलरेंस की बात करें तो स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो 290 लेंथ, 140 mm विथ एंड 90 mm हाइट, ये इसकी स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। और स्पेसिफिक इन डिज़ाइन, स्पेसिफाइड इन डिज़ाइन। टॉलरेंस की बात करें तो +-3 mm इन ऑल डायमेंशन टू मेंटेन यूनिफॉर्म एंड वेल कंस्ट्रक्शन। तो ये इसकी डायमेंशन एंड टॉलरेंस है। क्यूरिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें 3 तरह की क्यूरिंग की प्रोसेस होती है, एक इनिशियल क्यूरिंग, वेट क्यूरिंग एंड ड्राई क्यूरिंग। इनिशियल क्यूरिंग में कवर ब्लॉक को हम कवर कर देते हैं विथ प्लास्टिक शीट या फिर वेट सेकेज, ताकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट बचा रहे, तो मॉइस्चर से वो कंटेंट में रहे हमेशा। इस वजह से इनिशियल क्यूरिंग के अंदर हमें प्लास्टिक शीट से उसको कवर कर देते हैं। सेकेंड आपका जो इसके बाद होता है वेट क्यूरिंग होती है। इसमें हम पानी का छिड़काव करते रहते हैं, स्प्रिंकलिंग करते रहते हैं 7 से 14 दिन तक, टू अलाउ प्रॉपर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ताकि सीमेंट का प्रॉपर हाइड्रेशन हो सके। फिर आपका ड्राइंग पीरियड आ जाता है, अलाउ ब्लॉक इन एयर ड्राई हार्डनिंग 2 to 3 वीक बिफोर यूज़ करने से पहले 2 से 3 दिन तक धूप में रख देते हैं ताकि ये प्रॉपर ड्राई हो सके। ये आपका क्यूरिंग प्रोसेस है। स्ट्रेंथ एंड इससे रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो मिनिमम होगा इस ब्रिक के लिए तो होता है 3.5 मेगापास्कल फॉर नॉन लोड बियरिंग वॉल। नॉन लोड बियरिंग वॉल के लिए अगर हम इस ब्रिक को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इस ब्लॉक को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए 3.5 मेगापास्कल। वहीं अगर लोड बियरिंग वॉल की बात करें तो इसकी होनी चाहिए मोर देन 5 मेगापास्कल, ठीक है, मोर देन 5 मेगापास्कल या इक्वल टू 5 मेगापास्कल डिपेंडिंग अपॉन डिज़ाइन। टेस्ट की बात करें तो 7 दिन से लेकर 28 दिन के बीच में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है यूजिंग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। इसके स्ट्रेंथ एंड टेस्टिंग की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था लोड बियरिंग वॉल के लिए 5 मेगापास्कल से ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। 7 से लेकर 28 दिन के बीच में CTM टेस्ट इसकी करते रहते हैं। वहीं से रिलेटेड IS कोड की बात करें तो IS 4332 पार्ट 4 इससे रिलेटेड IS कोड है, ठीक है। मशीनरी कंस्ट्रक्शन एंड सॉइल विथ सॉइल सीमेंट की बात करें तो इसमें मोटार जो मसाला हम यूज़ करेंगे वो यूज सीमेंट सैंड, इसकी रेशियो की 1:6 होनी चाहिए, और स्टेबलाइज सॉइल स्लरी के लिए, ठीक है। या फिर इसकी थिन ज्वाइंट जो 6 to 10 mm, इसके ज्वाइंट 2 ब्लॉक्स के बीच में बेसिकली
6 से 10 mm की ज्वाइंट होनी चाहिए। वहीं बॉन्डिंग की बात करें तो फॉलो प्रॉपर बॉन्डिंग पैटर्न, जैसे स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया, हेडर बॉन्ड हो गया, इंग्लिश बॉन्ड हो गया, सब आप लोगों ने टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ा होगा। तो ये बॉन्ड को हम बेसिकली यूज करते हैं वाइल द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल विद द हेल्प ऑफ सॉइल सीमेंट ब्लॉक। ठीक है। स्टेजेस वर्टिकल ज्वाइंट या फिर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को हम यूज़ करते हैं। वही अगर प्लास्टरिंग एंड फिनिशिंग की बात करें, यानी कि इसके जो ब्लॉक दीवार बना लेने के बाद उसके ऊपर जो इवन सरफेस बनाने के लिए जो हम प्लास्टर करते हैं या फिर इसको फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे एक्सपोज मशीनरी कैन बी लिफ्ट एंड ब्लास्ट विथ फ्लश पॉइंट। फ्लश पॉइंट हम वहाँ पे ध्यान रखते हैं। फ्लश पॉइंट यानी कि जो दीवार होता है ना बेसिकली, तो दो ब्लॉक के बीच में एक हल्का सा अंदर की ओर होता है, उससे बोलते हैं फ्लश पॉइंटिंग। उसके बाद अल्टरनेटिव प्लास्टर विथ सीमेंट, सैंड, मोटार एंड एसेटिक वेस्ट वेदर रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसके एडवांटेज की बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है। कॉम्पैक्ट एंड कंपेयर टू फायर ब्रिक, रिड्यूस एम्बॉडीज कार्बन इमिशन कम करता है, रिक्वायर्ड नो बर्निंग एंड एक्सलेंट थर्मल इंसुलेशन इसकी, फायर रेजिस्टेंस ब्रिक है ये, कैन बी प्रोड्यूस ऑन साइट पे भी इसको हम बना सकते हैं। लिमिटेशन की बात करें तो रिक्वायर्ड क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग प्रोडक्शन, स्ट्रेंथ डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल और प्रॉपर क्यूरिंग, नॉट सुटेबल फॉर हाई रेनफॉल जोन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ये सुटेबल नहीं होता है। इसकी कुछ एप्लीकेशन की बात करें तो लोड बियरिंग वॉल है, नॉन लोड बियरिंग वॉल है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, पार्टीशन वॉल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कंपाउंड वॉल हो गया, लो रजिस्टिंग हाउस हो गया, स्कूल एंड कम्युनिटीज जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। आइडियल फॉर इको हाउसिंग, जो इको फ्रेंडली हाउस होती है तो इको हाउसिंग के लिए आइडियल होता है, रूलिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस में रेड मड जूट फाइबर पॉलीमर कंपोजिट। ठीक है। तो ये क्या होता है इस पर जानते हैं। रेड मड या फिर जूट फाइबर आर इको फ्रेंडली मटेरियल, ये जो मटेरियल है वो इको फ्रेंडली है, जो कि यूज़ किया जाता है रेनफोर्समेंट इन पॉलीमर कंपोजिट। ठीक है। रेनफोर्स्ड इन पॉलीमर कंपोजिट कंबाइनिंग ऑफ रेड मड और वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। रेड मड जो बेसिकली होता है, इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो रेड मड है। तो रेड मड जो होता है वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है। विथ नेचुरल फाइबर इसको कंबाइन करते हैं। नेचुरल फाइबर जानते हैं कि नेचुरल नॉर्मली नेचुरल सिंथेटिक फाइबर होता है, तो यहाँ पे हम नेचुरल फाइबर को यूज़ करते हैं, जैसे कि जूट हो गया। ठीक है। जो कि ऑफर करता है सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली। नेचुरल फाइबर यूज करने से सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर लाइट वेट कंपोजिशन मटेरियल बन जाता है। रेड मड जूट फाइबर पॉलीमर कंपोजिट इज मटेरियल मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड मड, जो कि बाई प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का, और उसको जूट फाइबर या फिर पॉलीमर से हम मिक्स करते हैं। दिस कंपोजिट एम्स टू ऑफर अ सस्टेनेबल एंड इको कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल ब्रिक। ठीक है। बेसिकली रेड मड एक बाई प्रोडक्ट होता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का, उसको हम जूट फाइबर यानी कि नेचुरल फाइबर या पॉलीमर के साथ मिक्स करके जो ब्रिक बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेड मड जूट पॉलीमर कंपोजिट। ठीक है। हम रेड मड को यूज़ क्यों करते हैं, रेड मड और जूट फाइबर को यूज़ क्यों करते हैं? तो रेड मड एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है एल्यूमिनियम रिफाइनरीज का, बेयर्स प्रोसेस के थ्रू होता है ये। ठीक है। जो कि रिच इन ऑक्साइड। जूट फाइबर की बात करें तो आप बायोडिग्रेडेबल नेचुरल फाइबर विद गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है। गोल की बात करें तो क्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इको फ्रेंडली होता है एंड स्ट्रक्चरली साउंड अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल ब्रिक एंड यूजिंग वेस्ट एंड नेचुरल फाइबर। तो ये इसकी इस रीजन की वजह से हम रेड मड जूट फाइबर को यूज़ करते हैं। ठीक है। मटेरियल कौन कौन सी यूज़ करेंगे हम रेड मड जूट फाइबर ब्रिक बनाने में? तो सबसे पहले आपका रेड मड होता है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले रेड मड। इसका जो सोर्स है कहाँ से मिलता है हमें, तो रेड मड बाई प्रोडक्ट है, बेयर्स प्रोसेस के थ्रू मिलता है। बेयर्स प्रोसेस बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है ना, उसको एक बेयर्स प्रोसेस के थ्रू हम रेड मड को जनरेट करते हैं। ठीक है। तो इसकी प्रोसेस में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यूज इन एल्यूमिनियम प्रोडक्ट। ठीक है। अपरेंस इसकी फाइन रेड कलर पाउडर विथ एल्कलाइन प्रॉपर्टी। इसकी केमिकल कंपोजिशन ये आपका Fe2O3 जो कि आयरन ऑक्साइड होता है, उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है एंड सिलिका। ठीक है। एंड अदर ट्रेसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसकी फंक्शन ये अब रेड मड को अब ब्रिक में क्या इसकी फंक्शन, तो ये एक्ट एज अ पोजोनिक फिलर। बेसिकली ये वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए एज अ फिलर, पोजोलोनिक फिलर की तरह ब्रिक में ये काम करेगा। प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन, और इसके वजह से ब्रिक जो आपका थर्मल इंसुलेटेड मटेरियल बन जाएगा। इंक्रीज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर देगा। तो ये था आपका रेड मड पहला मटेरियल। सेकंड मटेरियल आपका जूट फाइबर। जूट फाइबर यानी कि नेचुरल फाइबर को बेसिकली यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो कि जूट प्लांट की जो स्टीम होती है, जूट प्लांट से हमें ये चीज़ मिलता है। टाइप शॉर्टकट क्रॉप्ड होना चाहिए, फिर ट्रीटेड लॉन्ग जूट फाइबर। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी वजह से ब्रिक में
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है एंड कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता हो जाता है क्योंकि फाइबर हमें इजिली सस्ता मिल जाता है। फंक्शन इन ब्रिक की बात करें तो प्रोवाइड टेंसाइल एंड फ्रैक्चुअल, ठीक है, रेनफोर्समेंट, टेंसाइल एंड फ्रैक्चुअल स्ट्रेंथ बेसिकली प्रोवाइड करता है ब्रिक को जूट फाइबर, प्रिवेंट, जिसकी वजह से आपका क्रैकिंग डेवलप होने से बचेगा, और क्रैकिंग बचे तो यानी कि ओवरऑल इसके वेट भी रिड्यूस हो जाती है। थर्ड है आपका पॉलीमर या फिर बाइंडर। मेनली इसमें कॉमन चॉइस आपका रेजिन्स काइंड ऑफ बाइंडर होता है, इपॉक्सी रेजिन या फिर पॉलिस्टर रेजिन को हम यूज़ कर रहे हैं। रेजिन्स के बारे में आप यूनिट 5 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सीमेंटेनियस मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, या फिर जियो पॉलीमर बाइंडर को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द बाइंडिंग। फंक्शन की बात करें इसमें ब्रिक में तो एज अ बाइंडर यूज होता है ये। ट्रांसफरेबल लोड को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप स्टेबिलिटी, ये कुछ इसके सारे मटेरियल्स है, ये मटेरियल यूज करके बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो प्री प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, रेड मड को सुखाते हैं, ड्राई एंड सीव्ड रिमूव लंप, रेड मड को सुखाएंगे ताकि उसमें से लंप को रिमूव कर सके। समटाइम न्यूट्रलाइज भी करना पड़ता है ड्यू टू हाई, अगर एल्कलिनिटी उसके रेड मड की एल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो वाटर बाथ बोलते हैं बेसिकली, वाटर बाथ के थ्रू हम उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, पानी से धो करके उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। जूट फाइबर की बात करें तो कट ऑफ 5 to 30 mm लेंथ में इसे कट करते हैं। ट्रीटेड विथ एल्कलाइन टू इनहेंस सरफेस बॉन्डिंग। पॉलीमर और सीमेंट की बात करें तो प्रिपेयर शार्पली एंड मिक्सड विथ प्लास्टराइज इफ नीडेड, तो इसकी प्री प्रोसेसिंग मटेरियल है। उसके बाद ये मतलब जब रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्री प्रोसेसिंग कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। मिक्सिंग करेंगे, ये सारे मटेरियल को मिक्स करेंगे, रेड मड, जूट फाइबर एंड पॉलीमर को मिक्स करेंगे एंड देन टफली अच्छे से मिक्स करेंगे फॉर होमोजेनियस मिक्सर, ताकि एक होमोजेनियस मिक्सर बना सकें। वाटर इज एडेड इफ यूजिंग वाटर का भी अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। और मिक्स बनने के बाद हम उसे मोल्डिंग करेंगे। द मिक्स इज पोरस्ट इनटू ब्रिक मोल्ड एंड अंडर मैनुअल एंड मैकेनिकल कंपैक्शन, ठीक है। उसको मोल्ड करेंगे मैनुअल या फिर मैकेनिकली, ठीक है। ऑप्शनल यूज फॉर कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन फॉर हायर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। उसके बाद फिर क्यूरिंग या फिर सुखा देंगे। पॉलीमर ब्रिक क्यूर एट रूम टेम्परेचर पे सिक्योर करते हैं 24 से 72 घंटे के लिए। वहीं अगर सीमेंट बेस्ड ब्रिक रहेगा, अगर पॉलीमर बाइंडिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो 24 से 72 घंटे करना है। वहीं अगर सीमेंट को बाइंडिंग मटेरियल के तरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको 7 से 28 घंटे तक, 28 दिन के लिए इसको क्यूरिंग करना है। ये ऑप्शनल थर्मल क्यूरिंग, ताकि मैकेनिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। ये सारे जूट को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, इफेक्ट ऑफ रेड मड की वजह से इंक्रीज बढ़ जाता है। इफेक्ट ऑफ जूट फाइबर की वजह से थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। फ्लक्चुएशन की बात करें तो रेड मड की वजह से स्लाइटली इंप्रूव होगी, और वहीं जूट फाइबर की वजह से ग्रेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। थर्मल इंसुलेशन की बात करें तो रेड मड यूज़ करने की वजह से बढ़ जाएगा, वहीं जूट फाइबर की वजह से भी थोड़ा बहुत थर्मल इंसुलेशन बढ़ता है। वाटर ऑब्जर्प्शन की बात करें तो हाई इनिशियली एंड रिड्यूस विथ फाइबर ट्रीटमेंट। वहीं अगर वेट की बात करें तो हैवियर देन क्ले और रिड्यूस बाय फाइबर कंसंट्रेशन, ठीक है। फाइबर को यूज़ करने से रेड मड में आपका इसकी प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एडवांटेज की बात करें रेड मड जूट फाइबर का तो ये इन्वायरमेंटल बेनिफिट होता है, ताकि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आपका रेड मड है उसको यूज़ कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट, जूट जो होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट उसको यूज़ कर, इसकी वजह से भी ये इसकी एडवांटेज है, इको फ्रेंडली है। स्ट्रक्चरल बेनिफिट भी है आपका, कंप्रेसिव एंड फ्रैक्चुअल स्ट्रेंथ आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है, थर्मल कॉस्टिक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिकल एंड बेनिफिट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, सस्ता पड़ता है। रूरल एंड लो कॉस्टिंग हाउसिंग है। लिमिटेशन की बात करें तो मॉइस्चर सेंसिटिविटी होती है, ये ध्यान रखिएगा। एल्कलाइन ऑफ रेड मड, इनकंसिस्टेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड सरफेस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। एप्लीकेशन की बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, पार्टीशन वॉल, इंटीरियर पैनल बनाने के लिए, इको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। थर्मल शेडर हो गया, ग्रेजुअल एंड नॉन लोड बियरिंग वॉल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, रिसाइकेबल रेड मड एंड जूट रिड्यूस कार्बन इमिशन, ठीक है। एलिमिनेशन नीड ऑफ क्लिंकर फायर, ठीक है, क्लिंकर फायर की ज़रूरत को कम कर देता है। बायोडिग्रेडेबल होता है ये, देखो इसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। नेक्स्ट आपका ग्लास फाइबर एनफोर्स्ड जिप्सम, GFRG, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ग्लास फाइबर एनफोर्स्ड जिप्सम इज कंपोजिट मटेरियल, एक काइंड ऑफ कंपोजिट मटेरियल है, कंपोज ऑफ अल्फा जिप्सम प्लास्टर रेनफोर्स्ड विद ग्लास फाइबर, ठीक, ग्लास फाइबर के साथ रेनफोर्स्ड होता है। ये बेसिकली काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट की तरह ही होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ऑफर बोस्ट डेकोरेटिव एंड वर्सिबिलिटी स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन। ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड जिप्सम इज ऑल्सो नोन एज ग्लास रेनफोर्स्ड जिप्सम
और रैपिड वॉल, ठीक है, इज कंपोजिट बिल्डिंग मटेरियल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम जिप्सम प्लास्टर एंड ग्लास फाइबर रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रेनफोर्समेंट की तरह होता है जिसको यूज़ करके टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। इसकी जो रॉ मटेरियल होती है वो अल्फा जिप्सम प्लास्टर होती है एंड ग्लास फाइबर रेनफोर्समेंट होती है, रॉ मटेरियल, ठीक है। अल्फा जिप्सम प्लास्टर जो होता है वो हाई डेंसिटी जिप्सम होता है, वहीं ग्लास फाइबर रेनफोर्समेंट टिपिकली कंटिन्यूअस एंड चॉप्ड ग्लास, छोटे छोटे टुकड़े ग्लास के होते हैं, ठीक है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है स्प्रे अप मेथड या फिर प्रीमिक्स मेथड एंड देन आपका कंटिन्यूअस फिल्मेट प्लिट्रियस मेथड होता है। ये 3 मेथड के थ्रू आप इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ करके अपने कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग मेथड के बारे में, ठीक है। जो स्प्रे अप मेथड है उसकी क्या प्रोसेस है, तो स्प्रे अप मेथड ही मेनली यूज़ किया जाता है, यानी कि जो आपका कंक्रीट है, कंक्रीट में वो रेनफोर्समेंट की तरफ जो आपका उसको ला करके स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। जो आपका ग्लास फाइबर है, ग्लास फाइबर को स्प्रे कर देते हैं। इन दिस मेथड जिप्सम स्लरी इज चॉप्ड एंड फाइबर साइमल्टेनियसली स्प्रेड। जो स्लरी है, जिप्सम स्लरी और ग्लास फाइबर दोनों को साथ में चॉप करते हैं, ठीक है, साथ में स्प्रे करते हैं स्प्रे गन के थ्रू, ठीक है। सबसे इसमें जो प्रोसेस है, स्टेप है मोल्ड प्रिपरेशन, उसके बाद दोनों को मिक्स करेंगे, फिर आपको स्प्रे करेंगे। स्प्रे यानी कि जिप्सम एंड ग्लास फाइबर दोनों को साथ में स्प्रे करेंगे, उसके बाद उसको रोलिंग करेंगे, देन क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग के बाद आप इसको मोल्डिंग से डीमोल्ड करेंगे, डीमोल्डिंग के बाद इसको सुखा देंगे। ये प्रोसेस को फॉलो करके आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सेकेंड आपका हैंड ले अप मेथड, उसमें क्या होता है, इन दिस मेथड मैनुअली जिप्सम स्लरी इज अप्लाइड इन लेयर। जिप्सम स्लरी को लेयर में मैनुअली अप्लाई करते हैं। ग्लास फाइबर मेट आर लेड बिटवीन, ठीक है। इसके स्टेप की बात करें तो प्रिपरेशन द मोल्ड एंड अप्लाइड रिलीज एजेंट, फिर आपका अप्लाइंग थिन लेयर ऑफ जिप्सम, उसके बाद आपका लेग ग्लास फाइबर मैट ओवर स्लरी एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, ऐड अनदर स्लरी लेयर, एक और स्लरी लेयर अप्लाई करेंगे ऑन टॉप। रिपीट स्टेप, ताकि आप थिकनेस को जितने थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से इसकी स्टेप को रिपीट करते जाएंगे। रोल टू एलिमिनेट एन एयर गैप, अलाउ क्यूरिंग डिमोलेशन। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी लो वॉल्यूम है एंड कस्टमाइज शेप है, शेप को कस्टमाइज कर सकते। डिसएडवांटेज लेबर की थोड़ा इनिशिएटिव है एंड लेस यूनिफॉर्म फाइबर डिस्पर्शन। ये आपकी हैंड लेअप मेथड है। थर्ड आपका प्रीमिक्स मेथड। इन दिस मेथड चॉप्ड ग्लास फाइबर आर मिक्स डायरेक्टली इनटू द जिप्सम। इसमें क्या होता है कि जो जिप्सम है, जिप्सम में पहले से ही चॉप्ड ग्लास को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद ही आप इसकी रॉ मटेरियल बन जाएगी। उसके बाद आप इसको फर्दर अपना शेप दे सकते हैं। मिक्स अल्फा जिप्सम विथ वाटर इन एडिटिव। Add chopped glass fiber typically 1 to 5% by weight and set roughly uniform disperse and porous in inject into mold. क्यूरिंग करेंगे, उसके बाद डिमोल्डिंग करेंगे, उसके बाद फिनिशिंग कर देंगे। इसकी एडवांटेजेस सिंपल है, इजी टू कंट्रोल है, सबसे सिंपल यही मेथड है प्रीमिक्स मेथड, ठीक है। आइडियल फॉर स्मॉल एंड सिंपल कंपोनेंट। डिसएडवांटेज की बात करें तो फाइबर ओरिएंटेशन इज रैंडम, नॉट सुटेबल फॉर लोड बियरिंग पार्ट। ये था प्रीमिक्स मेथड। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग की बात करें तो मैकेनिकल टेस्टिंग जैसे कि फ्लेक्चुअल टेस्ट करेंगे, कंप्रेसिव सीटीएम टेस्ट करेंगे, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट भी इसमें करते हैं। फायर टेस्टिंग से रिलेटेड सर्टिफाइड टेस्टिंग फॉर इंटरनल सेफ्टी। मटेरियल इंस्पेक्शन एंड इंस्टॉलेशन चेक जैसे एलगी हो गया, इनफिल हो गया, ये सब मटेरियल टेस्टिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होती है। इनहैंस फ्लेक्चुअल एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ग्लास फाइबर को यूज़ करने से टेंसाइल एंड फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी इन थिन सेक्शन, ये इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। थर्मल प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉन कंप्रेसिबल जिप्सम एक्ट एज ए थर्मल रेगुलेटर। एकॉस्टिक इंसुलेशन की बात करें, नेचुरल जिप्सम इंसुलेशन होलो कोर, मतलब ये बेसिकली साउंड प्रूफ मटेरियल भी बना देता है। सस्टेनेबिलिटी की बात करें, यूटिलाइज इंडस्ट्रियल जिप्सम वेस्ट, जिसकी वजह से ये सस्टेनेबल मटेरियल बन जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो आर्किटेक्चर डेकोरेटिव एलिमेंट की जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेलिंग डोम हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है, लाइट कवर हो गया, तो इस जगह पे इसको डेकोरेटिव एलिमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। प्री फैब्रिकेटेड पैनल, जो प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम होता है ना, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लोड बेयरिंग वॉल के जगह पे, पार्टीशन वॉल के जगह पे, स्लैब, ठीक है, बाउंड्री वॉल के जगह पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। रैपिड मास हाउसिंग, जो बहुत जल्दी से घर बनाना होता है इमरजेंसी में, तो वहाँ पे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह का होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो लाइट वेट होगा, फायर रेजिस्टेंस होता है ये, डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी, इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। फास्टर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्री फैब्रिकेटेड की वजह से फास्टर कंस्ट्रक्शन होता है, इको फ्रेंडली भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं। लिमिटेशन की बात करें तो मॉइस्चर सेंसिटिविटी होती है, ध्यान रखिएगा, आपके हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। नीड फॉर स्पेशलाइज्ड लेबर,
ठीक है, स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है, एंड डिजाइन कंसंट्रेशन थोड़ी इसकी डिफिकल्ट होती है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 का सारे 1 बाय 1 टॉपिक फिनिश होता है। इस तरह से यूनिट 1 भी कंप्लीट फिनिश होता है। हम लोगों ने पूरे टॉपिक्स को जो भी उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके हिसाब से ये सारे नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। इससे बाहर मतलब कंप्लीटली ओवरऑल इसमें कवर हो जाएगा आपका सब कुछ। हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टाइप वगैरह सब देख लिया है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करके, हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इस कूपन कोड को यूज़ करके आप एक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जल्दी आने वाले यूनिट्स के भी वन शॉट देखने को मिलेगा आपको। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।